वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 28 नवंबर 2021 और 28 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नल संतोष बाबू, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और एक यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है, कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जब आप क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो तमाम चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो लोग घर बैठे रहकर के 67वीं बीपीएससी और साथ ही साथ बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी तैयारी का आंकलन भी कर सकते हैं। आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है, यहाँ से आप बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे टेस्ट जो होगा ये 2 मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, साथ ही साथ इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त इस सीरीज के अंतर्गत जो आप वीडियो देखते हैं, इसका पीडीएफ फाइल आपको डेली और मंथली बेसिस पे मिलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ और भी है जो कि आप बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर के इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने के बाद ये सारा का सारा वहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी करें, ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करके आप अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई है, वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के अररिया जिले की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में अररिया बिहार की निवासी जागृति सिंगला को केंद्र सरकार की नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, आप इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जागृति सिंगला की, तो जागृति सिंगला 2006 बैच की आईआरएस अधिकारी है और वे पहले मुंबई में डिप्टी कमिश्नर के पद पर पदस्थापित थी। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में नीति आयोग के बारे में कुछ पॉइंट को ऐड किया, क्योंकि यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में कई बार आपके प्रश्न बने हैं। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, योजना आयोग की बात आई है तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये सन 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में किया गया था। और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नामकरण करते हुए इसका नाम दिया नीति आयोग। और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक की नीति के रूप में काम करती है। हमने यहाँ पे अगले पार्ट में लिखा है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, जिनका हाल ही में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखना है, जिस प्रकार योजना आयोग में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार यहाँ भी यानी कि नीति आयोग में भी इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अर्थात अभी वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं श्री नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार विधान परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इस एप्लीकेशन का नाम है ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि 25 नवंबर को यानी कि 25 नवंबर 2021 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा का उद्घाटन बिहार विधान परिषद में किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इससे विधान परिषद सदस्यों को अपनी सीट पर बैठे बैठे ही प्रश्नों के उत्तर समेत अन्य जानकारी मिल जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सभी सदस्यों की सीट पर कंप्यूटर लगाया गया है और यह सेवा देने वाला बिहार विधान परिषद देश का पहला सदन बन गया है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार ऐसी पहल शुरू की गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है नेवा, यानी कि अगर आप बात करें नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बीएच सीरीज लागू किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और बिहार में नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बीएच सीरीज लागू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार में परिवहन विभाग द्वारा बीएच सीरीज लागू किया गया है, जिसके तहत अब नई गाड़ी खरीदने वालों को ही बीएच सीरीज मिलेगा। लेकिन इस सीरीज को वही लगा सकेंगे जिनका एक राज्य से अधिक में वास्ता पड़ रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर वास्ता पड़ रहा, जाना आना हो रहा है, तो वैसे लोगों को ही मतलब इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि बीएच सीरीज का नंबर पूरे देश में मान्य होगा और नंबर लेने के बाद अगर किसी की नौकरी दूसरे राज्य में हो जाती है
तो वह उस कर्मी को संबंधित राज्य में रोड टैक्स जमा करना होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमने उस सूची को ऐड किया। अगर 10 लाख से कम की गाड़ी है, यानी कि 10 लाख से कम की गाड़ी लेने पर 8% यहाँ पर टैक्स जमा करना है, और साथ ही साथ 10 से 20 लाख की गाड़ी लेने पर 10%, और वहीं पे 20 लाख से अधिक की गाड़ी लेने पर 12% टैक्स देना होगा। तो ये मतलब कि सरकारी आंकड़े हैं जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया था, उसी आधार पर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो आप यहाँ पर इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि बीते 17 सालों में बिहार की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है। यह भी इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 104.83 लाख टन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आंकड़े यहाँ से आपको ध्यान रखना। आंकड़े वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिखा है कि बीते 17 सालों में बिहार में दुग्ध उत्पादन में 17 लाख टन से अधिक की वृद्धि हो गई है। साल 2004-05 में 47.43 लाख टन दूध पैदा करने वाला बिहार अब 104.83 लाख टन उत्पादन कर रहा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर यह है, ये प्रश्न साइंस से रिलेटेड है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विभिन्न एग्जाम में। आप यहाँ पर इसे देखिए कि भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार एक व्यक्ति को रोजाना 220 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग 250 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट लिखा है कि जबकि प्रत्येक बिहारी के लिए रोजाना 400 ग्राम दूध उपलब्ध है। यानी कि यहाँ पर बिहार में दूध की जो मतलब उत्पादन क्षमता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दुग्ध उत्पादन की, और दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है, और यहाँ से भी कई बार आपके प्रश्न बने हैं एग्जाम में। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है, और ये बिहार में पटना डेयरी के चेयरमैन के रूप में 7 साल तक सहकारिता से दुग्ध उत्पादन की जो नींव रखी थी, ये उसी का परिणाम है कि बिहार इस मुकाम पे पहुंच पाया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है बिहार की, ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख चुके हैं कि यहाँ पर मतलब कह सकते हैं प्रत्येक बिहारी के लिए रोजाना 400 ग्राम दूध उपलब्ध है। यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी थे जो कि जगह के अभाव के कारण यहाँ पर ऐड नहीं किया गया, बल्कि जो आपको PDF दिया जाएगा, मंथली PDF, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को देख पाएंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए किस देश से मिराज 2000 विमान भेजे गए हैं। इस विमान का नाम है मिराज 2000, और ये 2 विमान अभी हाल ही में भेजा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े को मजबूती देने के लिए फ्रांस से 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस पहुंच गया है। आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि 2 विमान अभी हाल ही में ग्वालियर एयरबेस पर उतरा है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि अब इन विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जारी मिराज अपग्रेड प्रोग्राम के तहत नवीनतम मानकों के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि ये सेकंड हैंड विमान है, लेकिन इसे अपग्रेड किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। यहाँ पर इसको मतलब कह सकते हैं नवीनतम मानकों के आधार पर इसे तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि फ्रांस के साथ भारत ने राफेल विमानों का भी समझौता किया है। और राफेल विमान के बारे में कई सारे प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताए हैं, और इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो भी लाया था जिसमें मैंने सिर्फ राफेल से रिलेटेड ही प्रश्न आपको बताए थे। वो वीडियो अब भी चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है, अगर आपको वीडियो से सचमुच हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंटरपोल का सदस्य बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर प्रवीण सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, यही है प्रवीण सिन्हा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वैश्विक पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने भारत के उम्मीदवार CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को एशियाई आदिवासी समिति का सदस्य चुन लिया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना, सदस्य के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई इंटरपोल में। जबकि यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा, इसके साथ ही इस्तांबुल में आयोजित इंटरपोल की महासभा के दौरान इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी को इसका अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो यहाँ से आपको अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है। तो इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी अभी हाल ही में इंटरपोल के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब यहाँ पे अब चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ये वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें इस मतलब एक से अधिक आंसर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए, बी और सी, यानी कि लाओस, नेपाल और बांग्लादेश इस प्रश्न का राइट आंसर है। और इसी आधार पर यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक वाला विकल्प सही होगा। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लाओस, नेपाल और बांग्लादेश को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी से निकालकर विकासशील देशों की सूची में शामिल करने संबंधी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय घटना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये तीनों देश लाओस, नेपाल और बांग्लादेश को कह सकते हैं विकासशील देशों में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है।
तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अपना भारत जो है ये भी विकासशील देशों की श्रेणी में है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न, हाल ही में ओ स्मार्ट योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2026 तक इसे लागू रखने या फिर जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महासागर सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग, संसाधन और प्रौद्योगिकी अर्थात ओ स्मार्ट योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस योजना को 2021 से 2026 तक की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। और मंत्रालय के अनुसार इस योजना में 7 उप योजनाएं शामिल हैं और इनमें से समुद्री प्रौद्योगिकी, समुद्री मॉडलिंग और साथ साथ परामर्श सेवाएं, समुद्री अवलोकन नेटवर्क आदि शामिल है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इसे 2026 तक मतलब कर सकते हैं जारी रखने की मंजूरी प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा नवा प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बनेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जर्मनी के जो नए चांसलर होंगे ये होंगे ओलाफ शाल्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ओलाफ शाल्स इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि लंबे समय से जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल का युग अब समाप्त हो जाएगा। यानी कि वर्तमान समय में जो जर्मनी के जो चांसलर हैं ये है एंजेला मर्केल, जो कि मतलब यहाँ पर आप इसको इमेज में भी देख सकते हैं। तो इनका मतलब युग समाप्त होने के बाद अब नए चांसलर जो बनेंगे, जो नए चांसलर होंगे, इनका नाम है ओलाफ शाल्स और वे वर्तमान समय में वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं यहाँ पर जर्मनी में। और ये घोषणा भी हाल ही में हो सकती है कि ओलाफ शाल्स जर्मनी के नए चांसलर होंगे। ये चर्चे में है अभी, और ये जब नियुक्त होंगे तब भी मैं आपको इस बारे में जानकारी जरूर दूंगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर रिवर सिटी अलायंस लॉन्च किया है। अब यहाँ पर बात आई है इसका उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है, यह भारत में नदियों के किनारे बसे शहरों के सतत प्रबंधन को लेकर के भारत में एक समर्पित विचार मंच है। यानी कि नदियों के किनारे जो भी बसे हुए शहर है उसके प्रबंधन को लेकर के ही मतलब कर सकते हैं इसे लॉन्च किया गया है। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है, यह गठबंधन 3 व्यापक विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये 3 विषय होंगे नेटवर्किंग, क्षमता निर्माण और साथ साथ तकनीकी सहायता। और इसी मतलब कह सकते हैं मतलब इसी क्षेत्र में ये कार्य इसमें किया जाएगा। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यह गठबंधन शहरों को एक दूसरे की सफलता और असफलताओं से सीखने के साथ साथ लोगों को नदियों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप ध्यान रखें। इतनी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करते होंगे। अगर आप नोट नहीं करते तो बीपीएससी मेकर ऐप पर इसे जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से होगी। ऑलरेडी यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपके साथ 2 साल से लगा हूँ, तो आप यहाँ पर हमारे साथ बनकर निरंतर यहाँ से आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप यहाँ से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में बिहार ने हाल ही में किस राज्य में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पर यह ध्यान रखें किस राज्य में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार में बहुत सारे राज्य में मेगा फूड पार्क का निर्माण हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में नवंबर माह में किस राज्य में मेगा फूड पार्क का निर्माण हुआ है, नवंबर के अंतिम मतलब सप्ताह में। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब में अभी हाल ही में ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में मेगा फूड पार्क का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में ये मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे हमने इस मेगा फूड पार्क के बारे में लिखा है कि फूड पार्क 3944 वर्ग मीटर में और साथ साथ 20,000 टन क्षमता वाले भूमिगत कक्ष और साथ साथ 3,000 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज से सुसज्जित है। और हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा है कि अब तक देश भर में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20 ने काम करना शुरू कर दिया है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना, स्वीकृत जो है ये 37 यानी कि 37 मेगा फूड को मतलब के निर्माण को स्वीकृत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें से कि 20 ने अभी काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे बात है पंजाब की, तो आपसे जानते हैं पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और यहाँ पे हमने चंडीगढ़ के बारे में कुछ पॉइंट में लिखा कि हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को इट राइट रेलवे स्टेशन का खिताब दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि चंडीगढ़ में देश का सबसे ऊंचा स्मोक टावर स्थापित किया गया था। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। बात है यहाँ पर मेगा फूड पार्क की, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का जो निर्माण हो रहा है ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया जा रहा है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोएडा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को आयोजित एक कार्यक्रम में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की आधारशिला रखी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोएडा। अब यहाँ पे इसी में हमने अगले पॉइंट में लिखा है, इस विमानतल के तैयार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय विमानतलों वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमने अगले पॉइंट में लिखा है, करीब 1330 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस विमानतल से सितंबर 2024 तक उड़ानों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 13वें प्रश्न पे। हमारा 13वां प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी हाल ही में संविधान दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर चाहें तो ये सारी डिटेल को इसको मतलब कि विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किसी इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के साथ साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे कोशिश कीजिए कि आप इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर 10,000 से अधिक लोग रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट होकर के अपनी तैयारी का बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।